हेलो। तो देखिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं निमसेट 2010 प्रॉब्लम। ठीक है, तो निमसेट 2010 में, ठीक है, निमसेट 2010 में जो भी आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस आए थे, लगभग कितने क्वेश्चंस आए थे? 10 क्वेश्चंस आए थे। अगेन विच आर वेरी सिंपल। अगर आपके थ्योरी कॉन्सेप्ट बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, तो आपको इन क्वेश्चंस को करने में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो वन बाय वन करके सबको डिस्कस करते हैं। तो पहला क्या पूछे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर मेजर डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन। तो देखिए इट इज सिंपल, किस पे डिपेंड है? आपके डेटा प्रोसेसिंग के ऊपर है। अब आप क्या कर रहे हो? आप डेटा पे प्रोसेसिंग कर रहे हो। तो डेटा पे प्रोसेसिंग करने का मतलब क्या होता है? इट इज सिंपल डेटाबेस वर्क, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, रिट्राइवल एंड देन फिल्टरिंग, व्हाटएवर। तो डेटा प्रोसेसिंग का मतलब है डेटा के साथ में किसी भी तरह का कोई भी एक्टिविटी करना, उसमें इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, रिट्राइव या बेसिकली आपका किसी भी तरह का फिल्टरिंग इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? पहला बोला स्टोरिंग द डेटा और इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, एनालाइजिंग डेटा बिल्कुल हो सकता है, प्रोसेसिंग डेटा बिल्कुल हो सकता है, बट क्या गैदरिंग डेटा होता है? अरे नहीं। डेटा प्रोसेसिंग क्या कहता है? डेटा प्रोसेसिंग ये कहता है कि अगर आप डेटा पे कोई भी प्रोसेसिंग करना चाह रहे हो, डेटा पे अगर आप कोई भी प्रोसेसिंग करना चाह रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डेटा को गैदर करना पड़ेगा। तो आपको डेटा हमें देना पड़ेगा गैदर करके। जब आप ये दोगे तब जाके हम डेटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अगर हमारे पास डेटा ही नहीं होगा तो हम प्रोसेसिंग कहाँ से करेंगे? तो डेटा प्रोसेसिंग का काम डेटा को गैदर करना नहीं होता, डेटा को प्रोसेस करना होता है। डेटा से आप इंफॉर्मेशन बना सकते हो, स्टोर कर सकते हो, डेटा वेयर हाउस, डेटा माइनिंग के अंदर लेके जा सकते हो, वो सेकेंडरी मैटर है। बट डेटा गैदर नहीं करते हम लोग, इसीलिए यहाँ पे कौन सा वाला फंक्शन नहीं है? तो दिस इज योर फंक्शन, यानी गैदरिंग डेटा इज नॉट द पार्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट आपको दिया सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द बुलियन फंक्शन। तो देखो अब आपको बुलियन फंक्शन दिया है कितने वेरिएबल का है? 6 ही दिया है, तो आपके तो 3 वेरिएबल में सॉल्व हो जाएगा, फिर ज्यादा कुछ है ही नहीं। 6 तक ही गए हो तो आप इसे 3 वेरिएबल तक सॉल्व कर सकते हो। तो जस्ट मैक द 3 वेरिएबल के मैप। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे आपने बी सी लिख दिया। दिस इज 0 1 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 एंड मार्क है नंबरिंग, इट इज अप टू यू। अगर आपने यहाँ ए लिखा है तो 0 1 2 3 4 5 6 7, इट इज जस्ट लाइक दैट। ठीक है, आप फिलिंग द नंबर। तो देखो क्या क्या दिया है आपको। अगेन सिग्मा दिया है, मतलब आपको मीन टर्म्स का बात किया। तो 0 देन 2 देन 4 देन 5 एंड देन 6। ठीक है, बाकी रिमेनिंग आर। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हम क्या करेंगे? मैक्सिमम ग्रुपिंग करो। तो मैक्सिमम ग्रुपिंग के हिसाब से यहाँ से और यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा? एक क्वाड। और ये क्या बन जाएगा? एक पेयर। इसका मतलब एक क्वाड बन रहा है और एक आपका पेयर बन रहा है। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? अगर आप इस पेयर को सॉल्व करते हो तो इस पेयर से क्या बन रहा है? फंक्शंस यहाँ पे एक्स वाई जेड है ना, ए बी सी की जगह ऑब्वियस सी बात है, जो वेरिएबल दे रखा हो जस्ट पुट द वेरिएबल एक्स एंड वाई जेड। तो इसका मतलब यहाँ से अगर आप लोगे तो यहाँ से एक्स आएगा। ठीक, और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो वाई बार आएगा। तो इस पेयर से आपका रिजल्ट आएगा एक्स वाई बार, और इस क्वाड से क्या बनेगा? तो यहाँ से तो कुछ कॉमन आने वाला है नहीं। इन दोनों को अगर आप बोर्ड से देखोगे तो क्या आ रहा है? जेड बार। तो इसका मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन क्या आएगा? एक्स वाई बार प्लस जेड बार, जो किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। आसान सा था। अरे कैमरा तो बहुत आसान होता है। सेल बनाओ, फिल करो, ग्रुपिंग करो और आंसर दे दो, है? तो बी इज योर आंसर। नेक्स्ट आपको दिया है विच गेट इज इक्विवेलेंट टू दिस। यहाँ पे आपको एक बुलियन अलजेब्रा का सिंपल सा एक्सप्रेशन दिया है, और अब आपको क्या करना है? उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो आपको सबसे पहले क्या दिया? आप मान लो एक्स और लिखना है। तो और क्या होता है? और का मतलब होता है ए प्लस बी, यही होता है। अब आपको एक्स नॉर करना है, तो नॉर करना है तो इस पे बार लगा दो। फिर यहाँ पे आपके पास में और दिया है, ठीक है, और यहाँ पे एक्स नॉर है, एक्स और है। तो एक्स और क्या होता है? सिंपल सा एक्स और लिखोगे तो ए बी बार प्लस ए बार बी, ये है सिंपल सा। और अगर आप और की बात कर रहे हो, इसका मतलब यहाँ पे क्या लगा हुआ? प्लस लगा हुआ, यही हुआ। तो यहाँ पे आपके पास एक नॉर गेट आ गया, यहाँ पे आपके पास में एक एक्स और गेट आ गया, और यहाँ पे इन दोनों का और आ गया सिंप्लीफाइड। तो क्या आएगा देखो, यहाँ से ए बार बी बार आ जाएगा और प्लस ए बी बार प्लस का ए बार बी। अब आप इसको सॉल्व कर लो। यहाँ से अगर आप बी बार कॉमन लोगे तो ए प्लस ए बार तो 1 हो जाएगा, तो ये बी बार प्लस ए बार बी आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओगे तो क्या बचेगा? सिर्फ ए बार प्लस बी बार। और ए बार प्लस बी बार को आप कैसे लिख सकते हो? ए इंटू बी का 4 बार। तो ए इंटू बी क्या होता है? ए इंटू बी आपका एंड होता है, और इस पे नॉट लगा हुआ, इसका मतलब ये कौन सा गेट आ गया? तो दिस इज योर एंड गेट। तो जब आप इसको रिजॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा?
NAND गेट है। ऐसे सिंपल लाइक दैट, ठीक है। तो आपको थ्योरेटिकल ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाती है, सिंपल दिया गया था, एक्सप्रेशन लिखा, बूलियन अलजेब्रा के थ्योरम्स लगाए और आसानी से सॉल्व कर लिए, सिंपल। चलो नेक्स्ट आपको दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डेटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। देखिए ये पूरा का पूरा ऑर्डर अगर हम डेटाबेस के कॉरेस्पॉन्डिंग देखेंगे तो सबसे छोटा होता है बिट, सबसे छोटा होता है बिट, बिट से आपका बनता है बाइट, ठीक है, बाइट से आपका बनेगा फील्ड, फील्ड से आपका बनता है रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड से आपके पास बनता है टेबल। इट इज जस्ट लाइक दैट, मतलब जब हम बात करते हैं या फिर टेबल कह दो, और टेबल से आपका बनता है बेसिकली डेटाबेस। सिंपल सा, अगर हम पूरे ही ऑर्डर की बात करते हैं तो चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, आप भी क्या याद रखोगे, आप पूरे ही सीक्वेंस याद कर। दिस इज सीक्वेंसिंग, पहले बिट से आएगा, बिट से बाइट बनेगा, बाइट से आपका फील्ड बनता है, फील्ड से रिकॉर्ड बनता है, रिकॉर्ड से टेबल बनेगा, और टेबल के कलेक्शंस को हम क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं, सिंपल। तो इसमें से कौन सा वाला करेक्ट है, आपको कहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखो पहले दिया बिट, देन दिया बाइट, देन आपका देखो रिकॉर्ड और फील्ड को उल्टा कर दिया, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि पहले फील्ड आता है बाद में रिकॉर्ड आता है। यू कैन चेक इट, जैसे आपको दिया फील्ड, फील्ड पहले नहीं आएगा, कैरेक्टर रिकॉर्ड फील्ड, रिकॉर्ड और फील्ड इंटरचेंज नहीं होंगे, तो दैट इज द करेक्ट वर्जन। देखो बाइट बोल दिया, इसी बाइट को तो आप कैरेक्टर बोलते हो। अरे एक कैरेक्टर को लिखने के लिए आप आस्की कोड यूज लेते हो, और आस्की कोड कितने का होता है, 8 बिट का होता है, तो कैरेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड बाइट ना, क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले आपका कैरेक्टर आएगा, उसके बाद में फील्ड है, उसके बाद रिकॉर्ड है, उसके बाद डेटाबेस है, बिल्कुल सही बात है, सी जो करेक्ट आंसर ना। बाकी गलत क्यों है, क्योंकि रिकॉर्ड और फील्ड को उन्होंने पहले लिख दिया, रिकॉर्ड पहले कैसे आ सकता है, तो ये सीक्वेंसिंग है। तो इसमें किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन बने, आप तो बस ये सीक्वेंसिंग याद रख लो, अगर कुछ भी आता है तो आप आसानी से कर पाओगे, कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली, डोंट वरी, सब लिख दिया मैंने। इसके आगे भी जाना है तो डेटाबेस के कलेक्शन को क्या कहते हैं, डेटा वेयर हाउस। तो अगर आप और आगे जाना चाह रहे हो तो इसी के कलेक्शन को अपन डेटा वेयर हाउस कहते हैं। ये लो और आगे चले जाओ, है ना, ये लो, इट इज अप टू। चलो नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टोर्ड प्रोग्राम मशीन। देखो स्टोर्ड प्रोग्राम का मतलब क्या है, तो सबसे पहले स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट किसने बनाया था, हु इज द इन्वेंटर ऑफ द स्टोर्ड प्रोग्राम। स्टोर्ड प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, स्टोर्ड प्रोग्राम का मतलब होता है मेमोरी, और मेमोरी का मतलब क्या होगा, मेमोरी का मतलब होता है कि हम हमारे डेटा और इंस्ट्रक्शन, डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों को ही स्टोर करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन ने ही तो हमारा आज का आर्किटेक्चर बनाया था, अगर ये नहीं होते तो जो आज हम आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जॉन वॉन न्यूमैन ने ही आज का आर्किटेक्चर बनाया था, और जॉन वॉन न्यूमैन ने ही मेमोरी कॉन्सेप्ट बनाया था। तो उसी मेमोरी कॉन्सेप्ट को उन्होंने नाम दिया था स्टोर्ड कॉन्सेप्ट, जिसमें उन्होंने क्या बोला था कि हम डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों को स्टोर करेंगे, ना अकेले डेटा को, ना अकेले, दोनों को स्टोर करेंगे, तभी तो जाके काम होगा, ये तो काम भी नहीं हो सकता। तो अब इन्होंने इसको यूज करके क्या बनाया था, ऑब्वियस दिस इज माइक्रो कंप्यूटर ना, माइक्रो प्रोसेसर, कैलकुलेटर, एनालॉग कंप्यूटर, दिस इज द माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर इज जस्ट लाइक द पीसी, जो पर्सनल कंप्यूटर। तो हमारा जो आज का कंप्यूटर है वो किसका देन है, उसका आर्किटेक्चर किसका देन है, जॉन वॉन न्यूमैन का ना। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बनाया था, तो मेमोराइज ऑल, कुछ भी पूछ सकता है ना, तो फिर सारी याद कर लो। चलो नेक्स्ट, द मैन मेमोरी हैज एन एक्सेस टाइम ऑफ 45 नैनोसेकंड, और 5 नैनोसेकंड गैप इज necessary for the completion of one access to the beginning of next access। तो आपका इफेक्टिव एक्सेस टाइम कितना आ गया, 45 + 5 यानी 50 नैनोसेकंड। और नैनो का मतलब कितना होता है, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ सेकंड। ये आपके पास में आपका इफेक्टिव आ गया। ये 45 सेकंड तो आप एक्सेस करने में टाइम ले रहे हो, और फिर 5 सेकंड का गैप दे रहे हो, फिर 45, फिर 5, तो देखा जाए तो एक के लिए टोटल इफेक्टिव टाइम तो 50 नैनोसेकंड ही हो गया। अब द बैंडविड्थ ऑफ द मेमोरी, तो देखो यहाँ पे कभी भी अगर आपको बैंडविड्थ निकालना होता है तो जो भी आपका बैंडविड्थ होता है, ये याद रखिएगा, जो भी आपका बैंडविड्थ होता है वो आपकी इफेक्टिव एक्सेस टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सिंपल। तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या बोलेंगे, 1/50 × 10⁻⁻⁹ तो ये 10⁻⁹ ऊपर चला जाएगा, तो 100 × 10⁻7 लिख दूं, तो इसको अगर आप करोगे तो ये 2 आ जाएगा। तो दिस इज 2 × 10⁻7, ये क्या आ गया, ये रिजल्ट आ गया हर्ट्ज में, क्योंकि बैंडविड्थ किस में मेजर होती है, हर्ट्ज में ना, हर्ट्ज, देन किलो हर्ट्ज, देन मेगा हर्ट्ज। तो यहाँ से अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, 20 × 10⁻6 हर्ट्ज, तो 20 तो आया ही है, फिर ये क्या है, देखो 10⁻3 जो होता है वो किलो हर्ट्ज होता है, वो क्या होता है, किलो हर्ट्ज होता है। 10⁻6 जो है वो आपका मेगा हर्ट्ज होता है, और 10⁻9 जो होता है वो आपका गीगा हर्ट्ज होता है।
तो आपको यहाँ पे क्या दिया है 10 का पावर 6, तो 10 के पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं मेगाहर्ट्ज। तो इसका मतलब हमारा बैंडविड्थ कितना आएगा 20 मेगाहर्ट्ज, बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जो भी आपका इफेक्टिव एक्सेस टाइम आएगा वो आपकी बैंडविड्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, वो चीज आपको याद होना चाहिए। तो जो भी आपका इफेक्टिव एक्सेस टाइम वो आपने निकाला, फॉर्मूले में रखा और कैलकुलेशन कर लिया, है ना। जो भी आपको इंडिविजुअल डेटा की नीड है वो मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग लिख दिया, मेमोराइज इट, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो आपको बोला है सीपीयू हैज 12 बिट एड्रेस फॉर द मेमोरी एड्रेस। तो यहाँ से आपके पास टोटल एड्रेस कितने जनरेट होंगे। तो अगर आपके पास में 12 बिट का एड्रेस है तो टोटल कितने होंगे 2 का पावर 12। ओके, और इफ द मेमोरी हैज ए टोटल कैपेसिटी, तो टोटल कैपेसिटी आपको कितना दे रखा है। तो टोटल कैपेसिटी आपको दे रखा है 16 केबी। तो 16 केबी को बिट्स में बनाओ, 2 का पावर 4, किलो का मतलब 2 का पावर 10 और बिट का मतलब 2 का पावर 3, यानी 2 का पावर 17। ये आपके पास में टोटल कैपेसिटी आ गई। तो वर्ड साइज कितनी आएगी। अरे वर्ड साइज का मतलब क्या होता है, जो भी आपकी टोटल कैपेसिटी है उसको डिवाइड कर दो टोटल एड्रेस से। ये टोटल एड्रेस होगा तभी तो आपको पता चलेगा एक एड्रेस कितनी साइज का। तो टोटल कैपेसिटी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस इज बेसिकली इज अ वर्ड साइज विच इज टिपिकल 2⁵5। तो कितना आएगा 32 बिट्स। तो या तो 32 बिट कह दो, बट रिजल्ट आपका बाइट में है, तो 32 डिवाइड बाई 8 कितना आ जाएगा आपके पास में 4 बाइट्स। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा 4 बाइट्स। चेक इट, है ना, सिंपल सा प्रॉब्लम था, कहीं को दिक्कत आना ही नहीं चाहिए आपको इसमें। तो ठीक है, नेक्स्ट देखिए। फॉर ए माइक्रो प्रोसेसर यूजिंग आईओ मैप्ड आईओ मेमोरी। देखो क्या होता है, जब भी आप आईओ मैप्ड चीजों की बात कर रहे हो तो इसका मतलब मेमोरी एंड आईओ एड्रेस आर डिस्टिंक्ट। बिल्कुल, दोनों के एड्रेसेस तो अलग अलग ही होंगे ना, इनपुट आउटपुट का अपना अलग एड्रेस होता है, मेमोरी का एड्रेस अलग होता है। बिल्कुल, एंड नॉट ऑल डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस आर अवेलेबल फॉर आईओ। सही है, सारा का सारा डेटा इनपुट आउटपुट के लिए थोड़ी होता है, फिर मेमोरी वाला कहाँ जाएगा। तो कुछ डेटा आईओ के लिए होता है, कुछ डेटा आपके मेमोरी के लिए होता है। इसका मतलब बोथ आर द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल थ्योरी कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ आना चाहिए। The next one, execution of the operating system is initiated by the program। तो सबसे पहले आपका ओवर जब एग्जीक्यूट होता है तो कहाँ से होता है, बूट स्ट्रैप लोडर, बूट स्ट्रैप फाइल जो कहाँ पे स्टोर होते हैं, तो ऑब्वियस है आपके रोम में स्टोर होते हैं, रीड ऑनली मेमोरी। तो रोम में आपका बूट स्ट्रैप लोडर फाइल होगा, और जैसे ही एग्जीक्यूट होगा सबसे पहले किसको कॉल करेगा, बायोस को, और तब जाके आपका प्रॉपर डेस्कटॉप रेडी होता है। दिस इज द फ्लो। तो ये आपको सारा का सारा आता होगा, प्लीज याद कर लीजिए, है ना। नेक्स्ट वन, ये सिंपल आपको कन्वर्जन का क्वेश्चन दिया है। आपको दिया 1 to x बेस 3 इज इक्वल टू 1 to 3x। ठीक है, अब आपको x का वैल्यू पूछा है, तो जब सिंपल सा हमने ड्यूरिंग द क्लास में भी सीखा है कि जब भी आपको बेस पता ना हो तो कन्वर्ट बोथ साइड इनटू डेसिमल। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो देखो 0 1 2, तो 3 का पावर 2 इंटू 1, 3 का पावर 1 इंटू 2 और 3 का पावर 0 इंटू एक्स। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड कन्वर्ट हो गया। अभी राइट हैंड साइड कन्वर्ट करोगे तो 0 1 2, एक्स का पावर 2 इंटू 1, एक्स का पावर 1 इंटू एक्स का पावर 1 इंटू 2 और एक्स का पावर 0 इंटू 3। इट इज जस्ट लाइक दैट। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 9 प्लस 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3, यही आएगा। ये x नहीं, सॉरी, ये तो 3 ही आएगा ना, सॉरी x ही तो आएगा, और ये आपका 3 ही आएगा। इट इज जस्ट लाइक दैट। बिल्कुल, अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये कितना आ गया 15, यानी माइनस का 2, ये आएगा। चेक इट, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक इट। 9 प्लस 6 प्लस एक्स बिल्कुल सही है, और उसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, हाँ ठीक है। देखो सॉरी, अब इसको सॉल्व करोगे, हाँ सही तो है, बिल्कुल सही है। एक्स स्क्वायर है, ये इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा, और 9 6 कितने होते हैं 15 में से 3 गया 12। अब इसके फैक्टर कर लो, तो अगर इसके फैक्टर करोगे तो x का कितना वैल्यू आएगा, देखो माइनस का 12 आ रहा है, तो माइनस का 12 आ रहा है, यानी प्लस का 4 और माइनस का 3, यही आएगा। उल्टा लिखना होता है हमेशा में, तो कितना आएगा -4 और 3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका x का वैल्यू आएगा -4 और 3। अब x क्या है, x आपका बेस है। तो हमने क्या सीखा है कि बेस जो भी होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। बेस कभी भी 0 या 0 से कम नहीं होता, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब -4 इज नॉट अलाउड।
फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर आपके पास आया 3, तो क्या आपके पास में x का वैल्यू 3 हो सकता है? तो ये चीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं क्या, कि अगर आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू यूज कर रहे हो, जैसे आपने यहाँ लिखा x, आपने लिखा 1 2 3x, इसका मतलब ये जो भी x होगा 100% क्या होगा, अरे 3 से तो बड़ा होगा ना, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बेस 4 लगाते हैं, इसका मतलब यहाँ पे अलाउड डिजिट क्या क्या है, अलाउड डिजिट क्या क्या है, 0 से 3 4 थोड़ी ही आएगा, आ ही नहीं सकता 4 तो अगर आप यहाँ पे अगर x लिख रहे हो तो इस x का वैल्यू 100% क्या होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। तो पहला आपका बेस 0 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा आपका x 3 से बड़ा होना चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। तो बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये गया, और बेस 3 से बड़ा होगा इसलिए ये भी गया। इसका मतलब एट द एंड हमारा आंसर क्या आएगा, नन ऑफ द, तो नथिंग विल बी करेक्ट है, तो डी इज योर आंसर। तो सिंपल प्रॉब्लम है, तो आराम से इन प्रॉब्लम को आप सॉल्व कीजिए। ऑब्वियसली निमसेट में अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से कर पाओगे। ओके।